तो आज का अपना टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट में मैंने आपको बताया था कि अपनी बेसिक एक्वायर्ड नॉलेज को किस तरीके से डिफरेंट वे में हम अपनी वर्क प्लेस पर अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम आर्ट। तो डिफरेंट पर्सन उस अपनी बेसिक नॉलेज एक ही होती है, एक ही कंसेप्ट होता है, एक ही थ्योरी होता है, बट उसको प्रैक्टिकली अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग, पर्सनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना, उसको बोल रहे हैं हम आर्ट। तो आर्ट की फीचर भी पढ़े थे हमने कल, जिसमें मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज कि अगर जब भी कभी आर्ट की हम बात करेंगे तो आर्ट किस में क्या चीज होनी चाहिए, आर्ट किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है, आर्ट बात कर रहा है किसी पहले से एक्वायर्ड कोई नॉलेज की, वो होना कंपलसरी है, तभी हम उस रेस्पेक्टिव फील्ड पर अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल को परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज होना कंपलसरी है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए आर्ट के लिए, पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब एक ही काम को डिफरेंट डिफरेंट वे में परफॉर्म करना। तीसरा वाला था बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये आता कहाँ से है, जो हमने पर्सनल एप्लीकेशन की बात की, जब हम क्रिएटिविटी लगाते हैं, जब कोई एक मैनेजर होता है, मैनेजर के बारे में हम पढ़ेंगे, एक लीडर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका क्रिएटिव माइंड होना कंपलसरी होता है। क्रिएटिव माइंड का मतलब नए नए तरीके से एक ही काम के लिए सोचना, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट बेस यूज करना। तो वो प्रैक्टिस जब आती है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया था एग्जाम्पल में कि एक म्यूजिक की जो लिरिक्स होती हैं वो लिखी होती है, लेकिन उनको म्यूजिशियन डिफरेंट डिफरेंट वे में परफॉर्म कर देते हैं, अलग अलग म्यूजिशियन। तो क्या चीज है, बेसिक नॉलेज वही है, लेकिन क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के बेस पे उसको चेंज कर दिया, प्रेजेंटेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो वही सेम तीनों काम कहाँ पे होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं। वहां भी एक एक्वायर्ड नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होती है। उसको यूनिक स्टाइल में, कल हमने पढ़ा था, यूनिक स्टाइल में क्रिएटिविटी के साथ हम जब परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बन जाता है हमारे लिए आर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट एक आर्ट हो गया। दूसरा है मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब साइंस में मैंने बताया था जनरल ट्रुथ, जनरली किस पे डिपेंड करते हैं ये, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस पे। सबसे पहली चीज दे रखी है फीचर में, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस क्या बताता है कि जो भी थ्योरी होती है साइंस की, वो कैसे जनरेट की जाती है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन करे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के उनके एनालिसिस किया जाता है, तब निकाला जाता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन कौन से रिजल्ट्स आते हैं, हम कौन सी रिएक्शंस फॉलो करते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन होने से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, क्या आउटकम निकल के आएगा, तब जाके कोई साइंस का कोई थ्योरी जनरेट होती है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना कंपलसरी है साइंस के लिए। दूसरा क्या चीज होता है फीचर साइंस में, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। एक साइंटिस्ट जब काफी सारे लैब में प्रैक्टिकल बेस पे जो अपने कोई भी थ्योरी जनरेट करता है, तो पहले उसका खूब सारा एनालिसिस करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके रिजल्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करके, फिर देन आफ्टर दैट अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कोई थ्योरी जनरेट करता है। तीसरा वाला यूनिवर्सल वैलिडिटी, जब वो एक बार वो एक सिस्टम जनरेट कर देता है, जब एक बार इस तरह की कोई थ्योरी जनरेट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यूनिवर्सल स्टेबिलिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी हो जाती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब हर जगह, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी एंटायर प्लानेट, अपन उसको अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट सेम ही आते हैं। ऐसे जनरल ट्रुथ को हम यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कल। तो मैनेजमेंट में मैंने बताया था, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में भी थ्योरी होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और यूनिवर्सली वो भी अप्लाई होते हैं। मींस आप चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करो, किसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में करो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करो, किसी प्रोड्यूसर कंपनी में करो, कहीं भी अप्लाई करोगे, प्रिंसिपल सेम रहने वाले। लेकिन दूसरी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इन एग्जैक्ट साइंस। इन एग्जैक्ट साइंस का मैंने क्या बताया था कि एग्जैक्ट जो प्योर साइंस है उसकी तरह इसके प्रिंसिपल हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हम, इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, फ्लेक्सिबल है, चेंजेस होते रहते हैं, और ह्यूमन से रिलेटेड है, और ह्यूमन नेचर कभी भी रिजल्ट नहीं हो सकता। इसलिए इसको हमने क्या बोला था यहाँ पर, सोशल साइंस बोला था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन की तरह अगर देखें तो क्या है, प्रोफेशन के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। क्या चीज बता दिया यहाँ, जो मेन चीज निकल के आई क्या है, दे रखा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कोई भी स्पेशलाइज्ड फील्ड हो, जैसे कि हम जब भी प्रोफेशन की बात करते हैं, कोई सपोज डॉक्टर हो गया, कोई सीए हो गया, ठीक है, कोई आर्किटेक्ट हो गया, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं हमारे, आर्किटेक्ट, ये सारे सारे क्या हैं, इनको हम क्या बोलते हैं,
स्पेशलिस्ट होते हैं ये अपनी अपनी फील्ड के, ठीक है, चाहे डॉक्टर हो, इवन एक लॉयर की बात करें तो ये क्या है, सारे सारे स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखने वाले पर्सनल्स होते हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, एज ए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको, एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में। अब इसमें भी स्पेसिफिक फील्ड क्या हो सकती है, डॉक्टर की बात करें तो कोई सपोज अपना सर्जन हो सकता है, कोई अपना डेंटिस्ट हो सकता है, कोई अदर फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। मींस इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज होती है उनके पास, उसके बेस पे हम उसको प्रोफेशन बोलते हैं, जिसमें वो अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। दूसरे हो गए सीए। अब सीएज में भी एक तो जनरल सीएज होते हैं, दूसरे होते हैं कुछ कैटेगरी वाइज होते हैं जो जैसे कि डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कुछ एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कुछ एज ए अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, कुछ एज ए ऑडिटर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या हो गई, स्पेसिफिक नॉलेज हो गई। आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट डिजाइन बनाने का काम करता है, तो वो सारी एक्टिविटी इंजीनियरिंग वाली जो हो गई वो सब कुछ स्पेसिफिक फील्ड हो गई। अब लॉयर की बात करें तो वो कि क्लाइंट के बेस पर जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है उनमें उनको हैंडल करता है। तो यहाँ पे जब भी स्पेसिफिक नॉलेज की बात करी तो ये सारी की सारी स्पेसिफिक नॉलेज होती हैं। तो प्रोफेशन की जब भी हम बात कर रहे हैं तो प्रोफेशन मीन्स क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जो हम आईएमए की फुल फॉर्म जो पूछा है यहाँ पे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। और बाकी और भी हैं इसमें, लेकिन डिपेंड देखना पड़ेगा आप कौन से वाले पूछ रहे हो। लेकिन अगर इसकी बात करें मेडिकल से रिलेटेड तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है, ठीक है। अभी बाकी नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इस अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रोफेशन मींस एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। जब हमारे पास किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज और स्किल्स होते हैं, और जहां पर दूसरी एक और चीज दे दी, पहली तो स्पेसिफिक नॉलेज हो गई, दूसरी बात कर रहे हैं हम एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे होती है, चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहे तो पहले उसको एमबीबीएस एग्जाम पास करना पड़ेगा, सारे पेपर एंट्रेंस देना पड़ेगा, एमबीबीएस लेनी, तब जाकर उसको पूरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको डिग्री मिलती है, ठीक है। तो अपने बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की, और दूसरा वाला बात करें सीएज की। तो सीएज में बात करें तो सीए के केस में भी क्या है, सबसे पहले अपने को 12th क्लियर करना पड़ेगा, 12th के बाद अपन सीए फाउंडेशन देंगे, फिर इंटरमीडिएट देंगे, देन उसके बाद फाइनल एग्जाम ट्रेनिंग, उसके बाद जाके हमको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। आर्किटेक्चर के केस में भी इंजीनियरिंग का भी की डिग्री भी तभी मिलेगी, लॉयर के केस में भी एलएलबी के लिए हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, एग्जाम फाइट करने पड़ेंगे, देन उसके बाद हमको कोई भी काउंसिल, बार काउंसिल रजिस्टर्ड करती है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई। तो ये दो फीचर जहां पर होंगे, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन मींस कोई भी पेशा, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां आप अपनी सर्विसेज देते हो अपने क्लाइंट्स को, जहां स्पेसिफिक फील्ड आपके पास है, तो वो सारा का सारा प्रोफेशन में आता है, ठीक है। अब प्रोफेशन की फीचर्स की बात करें तो 5 फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो अभी हमने पढ़ी थी, वेल एक होती है नॉलेज, नॉलेज तो अपन कुछ भी हो सकती है, जनरल नॉलेज किसी भी चीज फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज है उसको अपन नॉलेज बोलते हैं। लेकिन वेल डिफाइंड नॉलेज यहाँ क्यों है, क्योंकि जब किसी नॉलेज के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है, कुछ कंसेप्ट होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है, इसके बाद कुछ टर्म्स एंड एक्टिविटीज होती हैं, उसके बाद ही कोई भी हम प्रोफेशनल डोमेन में, कोई भी प्रोफेशनल एरिया में, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री को हम अचीव कर पाते हैं। मींस जब उस वेल डिफाइंड नॉलेज को, वेल डिफाइंड कंसेप्ट को हम एक्वायर करते हैं। जैसे कि अब मैं आप बात करूं कि वेल डिफाइंड क्यों बोला जा रहा है, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि एक अकाउंटेंट है और एक दूसरा पर्सन है, उसको हम बोल रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये अकाउंटेंट है और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है, ये भी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जब भी हम बात कर रहे हैं, सीए की जो भी बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज की बात करेगा, उसने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटिंग सर्विसेज देगा, वहां कब देगा, जब उसके पास क्या होगी, प्रिंसिपल पॉलिसीज की नॉलेज होगी, उसके पास डिटेल्ड नॉलेज उसने एक्वायर की होगी, कंसेप्चुअल नॉलेज होगी, उन सारी नॉलेजेस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उनको फॉलो करने के बाद ही वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उस डोमेन, उस एरिया को में रहते हुए, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं अपन वेल डिफाइंड नॉलेज। और दूसरी वाली जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट कोई भी एक बीकॉम या कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सनल, वो अपनी अपनी बेसिक नॉलेज के बेस पर, या सपोज उसने किसी सीए के अंडर में कोई कुछ टाइम ट्रेनिंग ली और काम करना शुरू कर दिया अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो क्या हो गया, अकाउंटेंट मींस उसके पास नॉलेज तो है लेकिन क्या है,
नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो पहली फीचर क्या हो गया, जब भी हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो क्या चीज होना चाहिए, वेल डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए उस प्रोफेशन की। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ही, कोई भी ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपको उसमें उससे वहां से डिग्री मिलेगी, वहां से सर्टिफिकेशन मिलेगा, तभी आप उस प्रोफेशनल सर्विसेज को रेंडर कर सकते हो। चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, चाहे कोई सीए हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, वो अपनी सर्विसेज तभी देगा जब तक वह उस एजुकेशनल डिग्री को अचीव नहीं कर सकता। अचीव कहाँ से होगी, थ्रू एग्जामिनेशन। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, पूरा जो अपना कोर्स होता है, कोर्स कंप्लीशन करना होता है। कोर्स कंप्लीशन के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद जाके हमको क्या मिलता है, एग्जाम देना होता है, और हमें क्या मिलता है, सर्टिफिकेशन, और बोल सकते हैं डिग्री। और ये प्रोसेस होने की वजह से क्या हो गया, एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई। अगर सपोज आप एंट्रेंस एग्जाम में रह गए तो आपको कोर्स में एंट्री नहीं मिलेगी, या सपोज आपने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, कोर्स कर लिया, बट ट्रेनिंग नहीं हुई, तो आपको एंट्री, तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। मींस क्या है, आपको रिस्ट्रिक्शंस जो टर्म्स दे रखी हैं उनको सबको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आगे एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया प्रोफेशन की जब भी बात होगी। दूसरा होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो एक, जब भी कोई ऐसे प्रोफेशन की हम बात करते हैं तो वहां पर एक इंस्टीट्यूट जरूर होता है जो उस हमें गाइड करने का, सुपरवाइज करने का, हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम करने का, हमारे डेवलपमेंट का, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। उसे बोलते हैं हम प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। तो जब भी प्रोफेशन की बात करेंगे तो वहां पर एक एसोसिएशन का होना बहुत जरूरी है, जो क्या, जिसके अंडर में रहकर, जिसकी गाइडलाइंस में रहकर हम काम करते हैं। जैसे कि एक लॉयर की बात करें तो वो जो भी बार काउंसिल होती है उसमें, जिसमें वह रजिस्टर्ड होता है, वहां की जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करता है। मेडिकल डॉक्टर के केस में मैंने बताया आईएमए का यहाँ जो दे रखा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये क्या चीज है, ये किसके लिए काम करता है, डॉक्टर्स के लिए काम करता है। डॉक्टर्स के लिए को प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, सेमिनार्स कराता है, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन लेके आता है, टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। किसी का सस्पेंशन करना है, किसी को कोई अगर कोई रूल वगैरह फॉलो नहीं कर रहा है तो उनकी डिग्री कैंसिल करना, सर्टिफिकेशन कैंसिल करना, वो सारे काम आईएमए के थ्रू होते हैं। दूसरा आईसीएआई। अब आईसीआई की बात करें तो ये किसकी बात कर रहा है, सीएस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। कि सीए बनने के बाद आपने पूरी डिग्री ले ली, उसके बाद आपके एक तो कोर्स के बारे में डिसाइड करना कि कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट कराना है, कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कौन कौन से पेपर कंडक्ट कराने हैं, क्या चेंजेस करने हैं। आफ्टर दैट जब सीए क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद भी कई काफी सारे ट्रेनिंग, सीपी आवर्स वगैरह कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो कि होते हैं आईसीआई की गाइडलाइंस में। मींस एक बार अगर हम उस रजिस्टर्ड हो जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंडर, तो हमें वहाँ के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये क्या हो गई, प्रोफेशनल एसोसिएशन की। जब भी हम पढ़ क्या रहे थे कि अगर प्रोफेशन होगा तो वहां पर 100% कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एक एसोसिएशन होना चाहिए, जिसके अंडर में रहकर कोई प्रोफेशनल पर्सन अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करेगा सोसाइटी को, ठीक है। क्या दे रखा है, ऑल प्रोफेशनल्स आर एफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन। मींस एफिलिएशन का मींस मान्यता प्राप्त होता है कहां से, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से, एसोसिएशन से, ठीक है। विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम्स कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू द प्रोफेशन। मींस अगर अब वो जो भी सर्विसेज एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो वो सारी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराएगा, जैसा वो एसोसिएशन बताएगा, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उसकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए। अगर वो उन्हें फुलफिल नहीं करता है तो एसोसिएशन के पास ये राइट होता है कि वो उसकी प्रैक्टिसिंग और उस प्रोफेशनल डिग्री को खत्म भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को अपन बोलते हैं, सपोज कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कुछ इंटरनल रेगुलेशंस। जब भी हम कहीं जैसे कि बात करेंगे किसी फैमिली की बात करें तो हर फैमिली के कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उस वहाँ के कुछ घर के नियम्स होते हैं जिनको अपने को फॉलो करना होता है, ठीक है। वैसे ही जब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो हर एसोसिएशन का खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसमें काफी सारे ढेर सारे रूल रेगुलेशंस लिखे रहते हैं कि अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को क्या क्या चीजें करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं,
यहाँ अपन अपने ही कॉमर्स फील्ड से अच्छा समझ सकते हैं, बाकी की बात नहीं करते हैं। जैसे आईसीआई की बात करें तो आईसीआई ने अपने सीए मेंबर्स के लिए क्या चालू कर रखा है, सीए रेगुलेशन। ठीक है, उन सीए रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होता है। कोई भी सीए जो प्रैक्टिसिंग सीए है, सर्विसिंग सीए या कोई भी सीए क्वालिफाइड सीए, उसको कुछ रूल्स दे रखे हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। अदरवाइज क्या मान लिया जाता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मींस, जैसे वहां पर एक रूल दे रखा है, एक गाइडलाइंस दे रखी है कि अगर कोई भी सीए है, प्रैक्टिसिंग सीए है, उसके यहाँ कोई आर्टिकल काम कर रहा है, तो आर्टिकल से कौन सी सर्विसेज करा सकता है, आर्टिकल से ओनली रिलेटेड टू कौन से वर्क करा सकता है, ओनली रिलेटेड टू ऑफिस। अगर वो चाहे कि मैं अपने नॉट पर्सनल, कोई भी पर्सनल काम के लिए उसको अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उस केस में क्या होगा, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। ऐसी इसी तरीके के काफी सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई सीए है तो वो अपने बिजनेस को प्रोक्योर करने के लिए किसी तरह का किसी अदर पर्सन को क्या नहीं देगा, कमीशन नहीं प्रोवाइड कराएगा अपने क्लाइंट्स लाने के लिए। तो ये क्या हो गया, अपने आप में कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, रूल्स हो गए, वहाँ की गाइडलाइंस हो गई। तो बात क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहां पर वो उस प्रोफेशनल पर्सन को जो अपनी सर्विसेज देनी होती है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखकर ही करनी होती है। और ये इतनी रिस्ट्रिक्टेड होती है कि अगर इनको फॉलो नहीं किया तो उस बंदे की डिग्री भी कैंसिल हो सकती है, उसकी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट खत्म किया जा सकता है, उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द वेरियर ऑफ विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। मींस जो भी वो काम करेगा कैसे करेगा, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के बाद प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करने की बात लिखी रहती है कोड ऑफ कंडक्ट में। इसी तरह से लॉयर के लिए रहता है, इसी तरीके से डॉक्टर के रिगार्डिंग लिखा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं सर्विस मोटिव। लास्ट जो होता है, कोई भी जो प्रोफेशनल होता है, मैंने बताया भी था कि प्रोफेशन की हम बात करें तो प्रोफेशन का सबसे पहला पर्पस क्या होता है, अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करना। मींस जैसे कि मैं बात करूं कि अगर एक सीए है और उसका लॉकडाउन पीरियड में उसकी अभी क्या है, क्लाइंट से फीस नहीं आई, तो फीस ना आने का मतलब क्या, वो अब उसके बाद अपने क्लाइंट्स के काम पर फोकस नहीं करेगा, फोकस करेगा कि नहीं करेगा, फोकस करेगा, टाइमली उसको फुलफिल करेगा, अब रेस्पॉन्सिबल रहेगा उस काम के लिए। मींस क्योंकि उसका पर्पस क्या है, अपने क्लाइंट को अपनी से रिलेट अपनी फील्ड की जिसके लिए उसको हायर किया गया अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करना, उसका मोटिव सेकेंडरी होता है अपनी इनकम लेना, फर्स्ट मोटिव होता है सर्विसेज देना। ऐसे ही लॉयर का केस क्या है, लॉयर को पता चला कि नहीं सर कि किसी लॉयर को क्लाइंट ने सैलरी प्रॉपर सैलरी पे नहीं की, वो सॉरी सैलरी कर रहा हूँ, फीस का पेमेंट प्रॉपर नहीं किया है, तो उसने क्या किया, केस को प्रॉपर ना लड़के उसको केस को अटकाना शुरू कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं होता, वो एज ए सर्विसेज ही काम करेगा, फीस आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो मेन जो पर्पस होता है यहाँ, जिस क्लाइंट को ने उसे जिस पर्पस के लिए हायर किया है उस सर्विसेज को उसको रेंडर करना, उसके वेलफेयर के लिए काम करना। अभी ये बात पढ़ी थी हमने प्रोफेशन के बारे में कि कोई भी प्रोफेशन जो होता है उसमें ये 5 चीजें होना कंपलसरी है, वेल डिफाइंड नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वो सर्विस मोटिव के लिए काम करेगा। अब बात करते हैं क्या मैनेजर, एक मैनेजमेंट जो होता है वो भी सर्विसेज, वो भी प्रोफेशन की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। Management does not fulfill all the features of profession, thus it is not full-fledged profession like doctor and lawyer। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बात करते हैं फिर वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है। फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट का मीन्स पहली चीज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज आज की डेट में अवेलेबल है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री अवेलेबल है, क्योंकि इसके भी एमबीए डिग्री काफी सारे मैनेजमेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं जो इससे रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। कोड एसोसिएशन की बात करें तो काफी सारे प्रेजेंट में ऐसे भी एसोसिएशन है जो एमबीए पास आउट को या मैनेजमेंट वालों को क्या करते हैं, एज ए प्रैक्टिस अपने अंडर प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं। तो ये क्या हो गया, लेकिन क्या है हर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है प्रेजेंट में मैनेजमेंट एरिया में। दूसरा सर्विस मोटिव, अभी प्रेजेंट में अभी तक जो हमने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव जो था वो प्रॉफिट अर्न करना होता है जनरली, जो हम मान के चलते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि कोई भी बिजनेस करना है तो उसका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन बात करें हम बिजनेस की, तो अभी बिजनेस में प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो प्रॉफिट के साथ साथ सरवाइव करना, ग्रोथ करना, सोसाइटी के लिए काम करना, अपने पर्सनल
जो मोटिव है उनको अचीव करना, ये सब कुछ काम किसका है, एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या है, अब मैनेजमेंट का धीरे धीरे इसको बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट अभी फुल फ्लेज प्रोफेशन हम इसको नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक अ डॉक्टर और लॉयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा अभी इन 5 पॉइंट्स पर फोकस नहीं किया जाता जितना कि एक डॉक्टर और लॉयर के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है। जैसे कि मैं अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बिजनेस की बात आती है, क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, उसको अफेक्टेड होना पड़ता है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। उस केस में क्या है, वो अपने खुद के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकता, उसको मार्केट के अकॉर्डिंग रूल्स चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, या अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको जनरली बताए थे, टॉप लेवल होता है, यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, इसमें दे रखा है डायग्राम में। सबसे पहले टॉप लेवल होता है अप मोस्ट पर्सनल जो होते हैं कंपनी के, मेन पर्सन जो होते हैं कंपनी के, ये समझो मेन बिजनेस जिनके कंट्रोल जिनके पास होता है, कंट्रोलिंग पावर जिनके पास होती है, उनको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जितनी भी अगर कोई क्वेरी हो किसी की, तो मैं अभी बाद में क्लास के बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी अपन टॉपिक कंप्लीट करते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसको कंटिन्यू करते हैं। दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तीसरा होता है फर्स्ट लेवल, या इसको बोलते हैं लोअर लेवल, ठीक है, या सुपरवाइजरी लेवल पे ये काम करता है। यहाँ दे रखा है प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे सीईओ, सीएफओ, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, जो बिजनेस की पॉलिसी स्ट्रेटजी प्लानिंग करने का काम करते हैं लॉन्ग टर्म की, कि बिजनेस का गोल क्या है, क्या हमारा मोटो है जिसके लिए हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो सारे लोग इसमें आते हैं। जैसे कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, रतन टाटा, ये सारे के सारे कौन है, वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट माने जाएंगे। इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में क्या होता है, डिपार्टमेंटल, यहाँ दे रखा है मीन डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड की बात करें तो डिपार्टमेंटल हेड में क्या क्या आ गया, जैसे कि बात कर सकते हैं अपन परचेज डिपार्टमेंट का, परचेज मैनेजर, एक डिपार्टमेंट हो गया हमारा परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिजल्ट्स को अचीव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, उनके लिए प्लानिंग बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी इन लोगों की होती है। जितने जितने अपने अपने ब्रांच के डिविजनल हेड जो होते हैं, कभी कभी डिपार्टमेंट होता है, कभी डिविजनल होता है, वो अपन ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी इतना समझ लेते हैं। दूसरा लास्ट जो होता है वो होते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन और ऑफिस मैनेजर। ये लोग क्या काम करते हैं, जैसा इनका डिपार्टमेंट हेड बताता है उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उन लोगों से एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने का, गाइड करने का काम करते हैं। और एक तरीके से बात करें तो ये दोनों जो एम्प्लॉयज होते हैं, हमारी वर्क फोर्स होती है, और मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के बीच में किसका काम करते हैं, एज ए मीडिएटर का काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट लेवल क्या करेगा, डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, वो जो हमारे में क्लरिकल स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उनसे रिलेटेड, उनसे कनेक्टेड रहता है। ये बात यहाँ दे रखी है, क्लरिकल स्टाफ जितने भी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे कनेक्ट रहता है कौन, फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर। वो क्या करेगा, इन्होंने अपनी सारी क्वेरी किसको बताई, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने ले जाके मिडिल को बताई, मिडिल वाले ने टॉप को बताई, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फिर इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर शॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं तीनों में लेवल। सबसे पहला दे रखा है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ, सबसे पहली चीज सीईओ, जो एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है उसको बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे इनका काम क्या होता है एक्चुअल में, कंपनी के क्या क्या चीज, गोल, पॉलिसी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना, कि कौन कौन से काम करने वाली है कंपनी, लॉन्ग टर्म में क्या करने वाली है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने का काम करती है। ये सारे के सारे लोग मिलकर, एंड ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज ऑफ रिसोर्सेज, ये अरेंज करेंगे कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए तो कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा लेके आना है, ये सब सारे अरेंजमेंट ये करते हैं। जैसे कि बात करें अभी लॉकडाउन पीरियड में मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, जो फंड लेके आ रहे हैं, रेज कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से फंड लेके आ रहे हैं इंडिया में
अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराने के लिए और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो कौन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज किसने किया? टॉप मैनेजमेंट ने किया। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड अप्रूव बजट। बजट मेन चीज, बजट क्या होते हैं, आने वाले साल में हमको किस तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो सारा का सारा इस एक्टिविटी में आता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में डिविजनल हेड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। एक तरीके से बोलते हैं इसको डायरेक्टिंग एक्टिविटी, दूसरा बोलते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। मींस एज ए लीडर काम करते हैं, टीम लीडर। सुपरवाइजरी लेवल कौन होता है? ये बिल्कुल बेस लेवल पे जाके काम करता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसका काम क्या होता है? वर्कर्स से क्या लाना, ग्रीवांसेस मींस उनकी प्रॉब्लम सुनना। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन कराना कि जो सपोज करो कि जो ऑफिस की टाइमिंग्स है उनको लेके काम करना, तो उसके लिए जो सुपरवाइजर है वो ध्यान रखेगा कि एम्प्लॉय टाइम पर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसमें कौन कौन आ रहे हैं? फोरमैन और सुपरवाइजर, ये सारे के सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। इनका मेन काम कुछ नहीं है, सुपरवाइजरी वालों का काम है मिडिल लेवल ने जो भी बात बताई, जो ऑर्डर दिया, जो पॉलिसी दी, जो फ्रेम की, उसको नीचे एग्जीक्यूट करा देना। ठीक है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो ये 3 लेवल यहाँ पे है। बाकी अपन क्लास को यहीं ओवर करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट अपना फंक्शंस हैं और कोऑर्डिनेशन वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।